सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षा, जिसके अंतर्गत की पुलिस, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी और साथ ही साथ आजकल आप देख रहे होंगे दोस्तों कि लेखाकार के भी विभिन्न पदों पर भर्ती आ चुकी है। इसमें वन आरक्षी और पटवारी, लेखपाल के जो आवेदन अभी चल रहे हैं, इनके फॉर्म आप लोगों ने भर दिए होंगे। साथ ही साथ पुलिस का भी आप लोगों का रिटर्न होने वाला है दोस्तों। तो इन सभी के लिए एक संयुक्त वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 100 नंबर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना, एक पेपर होना है, और इसमें हमारा 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 40 नंबर की आपकी सामान्य अध्ययन आएगा और 20 नंबर की उसमें हिंदी होगी। तो लगातार मैं आप लोगों के सामने विभिन्न विषयों के ऊपर वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ, और यह आज मेरी सामान्य हिंदी के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों, ठीक है। और ये लगभग मेरी आज ये चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं हिंदी विषय के ऊपर। आप लोग काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन मैं आप लोगों के सामने करके लाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, सामान्य हिंदी का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। एक रचना जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखेंगे दोस्तों, संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अशोक के फूल काव्य संग्रह है ये। अशोक के फूल क्या है? काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, यहाँ पर ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों याद रखेंगे, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की रचना की है दोस्तों, और ये क्या है? काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर बहुत बार पूछा जाता है ये भी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखेंगे दोस्तों, तोड़ती पत्थर जो कविता है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कविता, ठीक है। तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, यहाँ पर ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू काव्य एक संगीतबद्ध काव्य है। इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, वो जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो अष्टछाप के, पता है आपको कि जो कृष्णमार्गी जो शाखा के जो कवि थे, उनमें 8 कवियों के नाम हैं, लेकिन जिन्हें सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाना जाता है वो कौन है? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो याद रखेंगे दोस्तों, सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और वल्लभाचार्य इनके क्या थे? गुरु थे सूरदास के, ठीक है ना। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे सूरदास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बंधियो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको पता होना चाहिए, जो ये दोहा है दोस्तों, ये दोहा बिहारी ने जयसिंह को भेजा था, ठीक है। क्योंकि उनकी शादी हुई थी, जयसिंह ने नई पत्नी लाए और वो अपने पत्नी के प्रेम में खो गए थे और राजकाज को भुला गए थे वो। तो उन्होंने इस पंक्ति को फूलों का मधुर और ये कह सकते हैं कि पराग की बात करके, फूलों का सहारा लेकर के जयसिंह पर निशाना साधा था, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या अतिसंयोक्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी जो अप्रस्तुत होता है उसको किसी प्रस्तुत के द्वारा आगाह करना, ठीक है, वहां पर हमेशा अन्युक्ति अलंकार होता है दोस्तों। अन्युक्ति का मतलब अन्य पर की गई उक्ति, ठीक है। अन्युक्ति का मतलब अन्य पर की गई उक्ति, यानी कि अन्य का सहारा लेकर के की गई उक्ति को ही हम क्या कहते हैं? अन्युक्ति अलंकार कहते हैं। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, वही वाली बात कही कि पराग नहीं है और मधु का भी मीठा नहीं हो रहा है,
तो इस चीज़ को लेकर के ये कह सकते हैं कि तंज साधा था जय सिंह के ऊपर। तो इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो अन्योक्ति अलंकार है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फिर से अलंकार वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर पीर शब्द यहां पर ठीक है, तो यहां पर भी पीर आ रहा है। तो पीर शब्द की यानी कि जहां पर किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहां हमेशा दोस्तों आपको पता है यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि सभी कबीरा सोई पीर है। यहां पर इस पीर का मतलब होता है जो किसी का क्या हो, हितैषी हो। ठीक है, कि सच्चा हितैषी वही है जे जाने पर पीर, यानी कि यहां पर इस पीर का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, कि जो दूसरों की पीड़ा जानता है। जे पर पीर न जाने, जिस पर कोई पीड़ा ही नहीं है, से सो काफिर बेपीर। ठीक है, तो जो दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता है वो काफिर है, बल्कि पीर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का अर्थ है। यहाँ पर पीर का अर्थ हितैषी से भी है और पीर का अर्थ पीड़ा से भी है दोस्तों। तो अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। इट मीन्स की यमक अलंकार। तो याद रखिएगा, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। इनमें यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। पत पीट मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम। ठीक है, ये रामचरितमानस का है। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उदाहरण अलंकार। तो पत पीट मानहु तड़ित रुचि सूचि, भगवान राम के सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। किससे, पीले वस्त्रों में कुबेर के साथ की जा रही है। तो जहां पर किसी की तुलना की जाती है या समानता दिखाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा याद रखना दोस्तों उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर किसी दूसरे के साथ समानता या तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम में उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, वो छंद कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि पहले और तीसरे में अगर 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों, तो वो कौन सा छंद कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है रोला, चौपाई, कुंडलिया या दोहा। तो याद रखेंगे दोस्तों, दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है सोरठा। ठीक है दोस्तों, सोरठा के पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी, यानी कि दोहे का उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्धसम्मात्रिक होते हैं ये। ठीक है, अर्धसम्मात्रिक छंद होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अर्धसम्मात्रिक का छंद है, अर्धसम्मात्रिक का छंद है यानी कि आधे समान मात्राओं वाले छंद हैं जो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो आपने देखा था दोहा के प्रथम और तृतीय में 13-13 और यानी कि समान हो गए पहले और तृतीय में, और दूसरे और चौथे में आपके कितने हैं, 11-11। तो यानी कि 11-11 समान है, तो आधे समान यानी कि अर्धसम्मात्रिक का छंद है दोहा है दोस्तों। ठीक है, इसके विपरीत सोरठा भी है दोस्तों, याद रखेंगे सोरठा भी अर्धसम्मात्रिक का ही छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं मात्रिक छंद, मात्रिक। ठीक है, एक तो मात्रिक छंद हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। ठीक है, वर्णिक वृत्त छंद, तीसरा होता है वर्णिक वृत्त और चौथा होता है मुक्त छंद। ठीक है, जिसमें वर्ण और मात्राओं का कोई लेना देना नहीं होता है, तो लास्ट में मुक्त छंद होते हैं। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। ठीक है, तो छंद कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों।
दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो याद रखेंगे कि दोहे और रोले, रोले में 4 चरण होते हैं, दोहे में 2 चरण होते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 4 ही होते हैं, लेकिन 2 लाइनों में आता है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर अगर ऊपर दोहा है, ठीक है, और नीचे एक साथ मिला दिया, नीचे रोला है, ठीक है, तो इनसे मिलने वाला जो छंद होगा वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है हर गीतिका, कुंडलिया, सवैये या बैरवे। तो याद रखेंगे कुंडलिया बनता है उससे। ठीक है, अब रोला आपको, दोहा आपको पता ही चल गया, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, यानी कि टोटल अगर 11 और 13 को मिला दिया जाए दोस्तों तो 24 मात्राएं होती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो क्या कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो 24 सममात्रिक छंद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कुंडलिया भी सममात्रिक छंद कहलाएगा दोस्तों। तो पहले दोहा और फिर रोला को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है? कुंडलिया बन जाती है दोस्तों, कुंडलिया छंद बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वर्णों की और मात्राओं का प्रतिबंध जिस छंद में ना हो वह छंद क्या कहलाएगा? अभी मैंने इस पर डिस्कस कर चुका हूं। तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा मुक्त छंद हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, मुक्त छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निराला की कवि जूही की कली उदाहरण है किस छंद का? तो अगर आपने जूही की कली पढ़ी होगी तो उसमें वर्णिक और मात्राओं का कोई प्रतिबंध नहीं है दोस्तों, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। किसकी है? कृति निराला की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली कविता लिखी है, और जो कि मुक्तक छंद पर आधारित है, मुक्त छंद पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो रसराज किसे कहा जाता है? यहाँ पर है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या शांत रस। तो याद रखेंगे रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोस्तों। ठीक है, तो राजाओं रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को दोस्तों। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ रस भी कहलाता है श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपने देखा होगा रसों की संख्या 9 होती है, कहीं पर 11 भी बताई जाती है, लेकिन भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है दोस्तों उसके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो याद रखेंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है दोस्तों। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अगर अर्थबोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्द शक्ति, रस, छंद या अलंकार। तो याद रखना दोस्तों, शब्द का जो अर्थबोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, इसको याद रखेंगे आप लोग। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। तो आपको बता चुका हूं दोस्तों कि शब्द शक्ति के कितने भेद माने जाते हैं? तो 3 भेद माने जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 3 भेद माने जाते हैं शब्द शक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो यहाँ पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं दोस्तों। एक है अविधा, ठीक है, अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। व्यंजना अगली वीडियोज में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये 3 प्रकार की भेद हैं शब्द शक्ति के दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, रस नहीं है। तो रस इसका आंसर हो जाएगा। रस शब्द शक्ति का भेद नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ठीक है, तू डाल डाल में पात पात, इस प्रकार की लोकोक्तियां या मुहावरे आपके सामने आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? दोनों विद्वान, दोनों ततज्ज्व, दोनों मूर्ख या दोनों चालाक। तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है दोस्तों जब दोनों चालाकी एक से बढ़कर दूसरा चालाक आदमी होता है, तो वहां पर ये उक्ति निहितार्थ हो जाती है। तू डाल डाल में पात पात, दोनों चालाक दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ ये है दोस्तों कि किसी वस्तु की पूर्ति कम है और मांग उसकी क्या है? ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ यही होगा कि किसी वस्तु की पूर्ति कम और किंतु मांग अधिक। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, या हरामखोरी करना। ठीक है, तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में 2.5 कोस यानी कि 2.5 कोस चलना का मतलब ये हुआ कि बहुत धीमी गति से क्या करना? काम करना। याद रखेंगे, बहुत धीमी गति से काम करने को ही क्या कहा जाता है? 9 दिन चले 2.5 कोस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु अगर जहाँ पर आ गया दोस्तों तो वो संयुक्त कर रहा है उसको। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, या पराधीन। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे कहते हैं परोपजीवी। याद रखेंगे दोस्तों, परोपजीवी कहा जाता है उसे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस का ज़रूर आप लोग अवलोकन कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अलग से क्या बना रखी है, ये कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना रखी है इसमें, क्योंकि सीटेट की वीडियोस भी मैं बनाता हूं दोस्तों, तो आप लोगों के मतलब की नहीं होती हैं। यद्यपि सीटेट में जो मैंने सामाजिक अध्ययन के जो वीडियोस बनाए हैं उनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो आप चाहो तो उनका भी अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। तो बाकी बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।